आईपीसी के अंदर कुछ दायित्व दे रखे, लाइबिलिटी, उन दायित्व को डिस्कस करेंगे। एक तो होता है आपका जनरल लाइबिलिटी, सामान्य दायित्व, सामान्य दायित्व। एक होता है वैकेरियस लाइबिलिटी, प्रतिनिहित दायित्व। एक होता है संयुक्त दायित्व, जॉइंट लाइबिलिटी, संयुक्त दायित्व। एक होता है कठोर दायित्व। इसके बाद प्रॉपर हम अपने आईपीसी की जो सेक्शन है बस उनकी शुरुआत कर देंगे। सामान्य दायित्व मतलब जनरल लायबिलिटी। सामान्य दायित्व का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने खुद के द्वारा किए गए कार्य के लिए खुद जिम्मेदार है, खुद रेस्पॉन्सिबल है, तो वो कहलाएगा सामान्य दायित्व। जैसे आप चोरी करते हैं, आपके ऊपर चोरी का आरोप लगा, आपने चोरी की तो आप स्वयं जिम्मेदार हो। आपने कोई भी आपराधिक कार्य किया तो आप खुद जिम्मेदार हो। जो काम आपने खुद चाह करके किया, आप खुद उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ये तो है हमारा सामान्य दायित्व। प्रतिनिहित दायित्व, प्रतिनिहित दायित्व को बोलते हैं इंग्लिश में वैकेरियस लायबिलिटी। काम मैं कर रहा है, जिम्मेदार आप। प्रिंसिपल और एजेंट का सिद्धांत यह अप्लाई होता है, अभिकर्ता और आपका जो प्रिंसिपल है उसके नियम लागू होते हैं। सपोज दैट ये ए का खेत है, इस उदाहरण से आप अच्छे समझ जाओगे प्रतिनिहित दायित्व को, और ये बी को अपना सर्वेंट रखता है। यदि बी इस ए की सहमति, आदेश, निर्देश इनसे कार्य करता है, ये बी, तो रेस्पॉन्सिबल ये स्वयं होगा, ये नहीं होगा। सपोज दैट ये ए का खेत है और बी को सर्वेंट रख रखा, लेकिन इसको नहीं पता, इस बी को नहीं पता यहां तक का खेत इसने जो है ना बढ़ा रखा, किसी और का खेत है इतना, लेकिन ए ने बी को बताया कि साहब ये पूरा ही खेत मेरा है। अब यहां जो भी अब करते हैं टोट जो भी कुछ होगा उसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार होगा, लेकिन शर्त इतनी है कि इसकी सहमति, आदेश, निर्देश से काम किया हो तो ही भी रेस्पॉन्सिबल होगा, अदरवाइज नहीं। सामान्य दायित्व में हमने क्या पढ़ा कि जब आदमी खुद के द्वारा किए गए कार्य के लिए खुद जिम्मेदार होता है, वो है सामान्य दायित्व। प्रतिनिहित दायित्व, प्रतिनिहित दायित्व आपको टोट के अंदर पढ़ने को मिलेगा, वैसे तो लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन प्रतिनिहित दायित्व का मतलब होगा जब प्रिंसिपल के आदेश, सहमति या निर्देश से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा, ना कि उसका प्रतिनिधि। बात समझ आई ना आपको? तो इसके आदेश, निर्देश, सहमति से अगर ये खेती करता है या कोई भी एक्ट करता है तो ये स्वयं जिम्मेदार होगा, ये नहीं हो रहा, ये कहलाएगी प्रतिनिहित दायित्व। फिर आता है आपका संयुक्त दायित्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी। ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब होता है जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई आपराधिक कार्य करते हैं और उनके कार्य को अलग करके उनको पनिश ना किया जा सके, ऐसी सिचुएशन में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत लागू हो जाता है। जैसे आईपीसी के अंदर कुछ सेक्शन है 34, 35, 37, 38, 149, 396 और 460, ये कुछ धाराएं हैं जहां पर ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत दिया गया है। वैसे तो सेक्शन 34 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे, आगे धाराएं पढ़ेंगे। तो 34, 35, 37, 38, 149, 304 में 460 पूरी कंप्लीट आईपीसी में ये कुछ धाराएं हैं जहां संयुक्त दायित्व का सिद्धांत दिया हुआ है। संयुक्त दायित्व का मतलब होगा जब बहुत सारे लोग मिलकर के कोई आपराधिक कार्य करते हैं और उनके कार्य को अलग न किया जा सकता हो, तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए जिम्मेदार हो गए। सपोज दैट ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं, बी सी डी ई, बैंक लूटने के लिए जाते हैं। ये तो गन पॉइंट पर मैनेजर को ले लेता है, ये जो लॉकर है उसको खोलते हैं, ये बाहर 2 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी पर खड़ा हुआ है और इसका भी कोई ना कोई आपराधिक कार्य है और इसका भी। तो बैंक जो लूटा, जो तिजोरी में से धन लूटा, वो लूटा बी ने, इसने मैनेजर को गन पॉइंट पर लिया और ये लगभग 2 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी पर खड़ा हुआ था ताकि पुलिस आए तो इनको सूचित कर दे कि भाई साहब पुलिस आने वाली है, अब भागो यहां से। हालांकि इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग, इन सब का कार्य अलग अलग है। तो यहां बैंक लूटने का कार्य किसने किया? बी ने। बी ने अपना झोला भरा था नोटों से और लेकर के यही वापस आया। इसने केवल डराया धमकाया और इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो केवल पुलिस चौकी पर खड़ा हुआ था, पहरा दे रहा था वहां पर कि अगर पुलिस उस ओर को गई, बैंक की ओर को, तो इनको इन्फॉर्म कर देगा। तो इसका आपराधिक कार्य क्या है? कुछ भी नहीं है, इसने कुछ किया ही नहीं, ये तो केवल खड़ा हुआ पहरा दे रहा था वहां पर, समझ रहे ना। लेकिन अगर ये अकेला करता, इस काम को न कर पाता, तो यहां हम क्या मान के चलेंगे? अगर यहां लूट हुई तो ऐसा मान के चलेंगे जो 2 किलोमीटर दूर भी खड़ा हुआ था, लूट उसने भी की। जो 4 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ था और अपनी किसी न किसी प्रकार से
सहायता कर रहा था इनकी, लूट उसने भी की। लूट उसने भी की जो केवल गन पॉइंट पर लेकर खड़ा हुआ था। तो ये कुछ सेक्शन है जहां हम ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत पढ़ेंगे। 34, 35, 37, 38, 149, 396 और 460, ये कुछ धाराएं हैं। इसके बाद आता है आपका कठोर दायित्व, या इसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, जहां हम इंटेंशन नहीं देखते। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जैसे मेडिसिन एडल्ट्रेशन एक्ट, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, मेडिसिन एडल्ट्रेशन एक्ट। इसके अलावा और भी आ जाएंगे एक्ट। यहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नियम लागू होता है। आपको पता आईपीसी के अंदर आपने देखा होगा कि यदि मैं किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता हूँ, उसको घोर उपति पहुंचाता हूँ या उपतिकारित करता हूँ या चोरी करता हूँ, तो मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा उसके लिए। वहां मेरा आज से भी चेक किया जाएगा इंटेंशन मेरी उस काम को करने की थी या नहीं थी, क्या चोरी करने की मेरी इंटेंशन थी या नहीं थी, क्या लूट करने की मेरी इंटेंशन थी या नहीं थी, क्या मैंने दूसरे व्यक्ति को अगर क्षति पहुंचाई, क्षति पहुंचाने की इंटेंशन थी या नहीं थी। लेकिन अगर कठोर दायित्व का सिद्धांत किसी एक्ट के अंदर दे रखा है तो वहां पर आप इंटेंशन नहीं देखोगे, बिना इंटेंशन के ही वो अपराध मान लिया जाएगा। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का एक उदाहरण लेते हैं। आपको पता होगा बाइक पर 2 व्यक्ति जा सकते हैं, उनका चालान नहीं कटेगा। और यदि आपने तीसरा व्यक्ति बिठा लिया और पुलिस वाले आपको पकड़ ले तो आपका चालान कट जाएगा, भले ही चाहे वो कितनी मजबूरी में क्यों ना हो। जैसे अब 2 जने बाइक से जा रहे हैं और रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, बूढ़ा है और बेहोश है। आपने उसको दोनों ने अपने बीच में बिठा लिया और हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, तो आपका आज से कितना अच्छा है, उसकी लाइफ को सेव करना आपका आज से तो बड़ा अच्छा है। लेकिन वहां स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नियम लागू हो जाएगा, पुलिस वाले चाहे तो आपका चालान काट सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नियम न अप्लाई करते तो ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, इसका उद्देश्य ही फिनिश हो जाता, खत्म हो जाता। 3 जने किसी ने क्यों नहीं जा सकते बैठ करके बाइक पे? क्योंकि उससे डिसबैलेंस हो जाओगे। आपके समाज के प्रोटेक्शन के लिए ही, हमारे तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए ही ये नियम बनाया गया कि आप 3 जने नहीं जा सकते। बात समझे ना? अब इस एक्ट का उल्लंघन कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपका आज से तो उस वाले उदाहरण में बड़ा अच्छा था, आप तो किसी के जीवन को बचाना चाह रहे थे। यूं तो फिर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ जो नियम दे रखा है इसकी धज्जे उड़ा देगा। हर कोई यही कहेगा जो 3 जने जाएंगे बैठ करके कि भाई साहब ये तीसरा आदमी तो बीमार है, डॉक्टर का पर्चा लेकर के जाओगे आप साथ में और वो दिखा दूंगा पुलिस वाले को। बीच में तीसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है उससे बोल दूंगा कि पेट में दर्द बोल दिया है। और यहाँ जो नियम बनाया गया था मोटर व्हीकल एक्ट में, उसकी तो धज्जे उड़ जाएगी, उसके बनाने ना बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नियम अप्लाई होता है, यहाँ पर इंटेंशन नहीं देखी जाती। ऐसे ही फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, मैड एडल्ट्रेशन एक्ट, मेडिसिन एडल्ट्रेशन एक्ट है। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में क्या होता है कि जैसे रक्षाबंधन पे या दीपावली पे नकली मावा पकड़ा जाता है। यदि हलवाई के यहाँ से नकली मावा पकड़ा गया तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा ऐसा आशय नहीं था या कोई और रख करके गया उसकी दुकान पर। समझे नहीं समझे? उसका आशय था या नहीं था, उसकी पूरी जिम्मेदारी थी कि वो पूरी तरह से ध्यान रखता कि कोई आदमी मिलावट कर रहा है नहीं कर रहा। यदि उसके यहाँ से कोई एडल्ट्रेशन मिला, कोई मिलावट वाली चीज़ मिली खाने पीने की चीज़ों में, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नियम लागू हो जाएगा, वो जिम्मेदार होगा। ऐसे ही मेडिसिन एडल्ट्रेशन एक्ट हुआ और ऐसे ही मोटर व्हीकल एक्ट हुआ। बात समझे नहीं समझे? तो ये कुछ लाइबिलिटी है, ये आगे जैसे जैसे आते रहेंगे मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने धाराएं शुरू करते हैं हम।